शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। ये समझते हैं कि ये मौलवी हैं, सर पे अमामा लगाते हैं, इन्हें क्या मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स का। ईरान के पास वो असलहा, बारूद, मिलिट्री पावर और वो जखीरा है कि वो 1 महीने तक ये जंग लड़ ले। ऐसा है, एक महीने तक नहीं, बरसों तक लड़ सकता है। ओ माय गॉड, बीच में पाकिस्तान घुस रहा है, पाकिस्तान जो हमदर्द बन रहा है ईरान का। दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच, ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। नहीं है, ईरान जो कुछ जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। उसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब खामनाई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कि जंग अब ईरान ही खत्म करेगा। इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके कि आज अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई, इजराइल बैकफुट पर है साहब कि ये फतेह मिसाइल पर ही ईरान की दुनिया खत्म हो रही है, या ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी, मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं उसके बाद असली आतिशबाजी हम देखेंगे। अभी तो कुछ पटाखे निकाले हैं। वो इस बात को कहते रहे, वो इस हद तक भी कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम के अलावा भी कुछ ऐसा है जो शायद न्यूक्लियर से भी आगे है। उस तरह से भी बीच में पाकिस्तान घुस रहा है, पाकिस्तान जो हमदर्द बन रहा है ईरान का। पाकिस्तान को क्या दूर किया जा सकता है? पाकिस्तान इमीडिएट पड़ोसी है उनका, और कल्चरली भी नजदीक है, और भारत को ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा ईरान का। क्या ये बात सही नहीं है कि अमेरिका के कहने से भारत ने इंडिया, पाकिस्तान, ईरान गैस पाइपलाइन से हाथ खींचा? क्या ये बात सही नहीं है कि चाबहार में भी उस स्पीड से भारत काम नहीं कर रहा जिस ईरान को इस बात की शिकायत है? क्या ये बात सही नहीं है कि हम अमेरिका के कहने पर हम तेल भी बंद कर देते हैं? हम ज़हनी तौर पर अगर गुलाम हो जाएंगे, तो अभी देखा कि भारत के लोग अमेरिका से आते हैं कड़ियों में, बेड़ियों में। दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इजराइल भी मोसाद के जरिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में।
अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। नंबर 1 चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है मिलिट्री सुपर पावर की जहां तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाहत थी जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, अमेरिका की शय पर शुरू की हो, सच्चाई है कि ये जंग अब ईरान ही खत्म करेगा। ये भी एक संदेश ईरान ने देने की कोशिश की है। अब दोस्तों 2 बड़े सवाल हैं और बड़े बुनियादी सवाल है। नंबर 1 सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है इसको रोक पाएगा? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप किया, कथित हस्तक्षेप किया ट्रंप ने, क्या इस तरह का कोई हस्तक्षेप, क्या इस तरह का कोई ट्रूस, कोई कंप्रोमाइज आज की तारीख में ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं। क्या ट्रंप की हैसियत है कि वो ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दे? ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका को लेकर। और दूसरा सवाल है जो इसी से कनेक्टेड है कि ईरान के पास गोला बारूद का, मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कितना बड़ा जखीरा है? क्या 2000 मिसाइलें हैं, 5000 मिसाइलें हैं, या 10,000 से ज्यादा मिसाइलें, या मिसाइलें उसकी फैक्ट्रीज में बन रही हैं और फैक्ट्री जो है वो ईरान के हाथ में है, आत्मनिर्भर ईरान मिसाइल के मामले में। तो ये जो जखीरा है ये कितने दिन का है? इसका मतलब ईरान कितने दिन तक इजराइल से लड़ सकता है? और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो भी क्या ईरान लड़ेगा और महीनों तक लड़ पाएगा? बिग क्वेश्चन। कि टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इजराइल को? क्या इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और सीधे सीधे मिसाइलें जो है छाती पर आके गिरेंगी इजराइल की? मोसाद पर हमला हो रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि हाइफा में जो पोर्ट है जिसको मिस्टर अडानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में सीआईए को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। वो उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, देखिए ताज्जुब की करने की बात है, शायद दुनिया का कोई मुल्क कर सके। एक ही दिन में उनका IRGC का सरबराह भी मारा जाता है, फौज का सरबराह भी मारा जाता है, उसी दिन शाम होते होते नए ओहदेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर के जरिए, और रात में जवाबी हमला हो जाता है। यानी इतनी तेजी से रीग्रुप करना, रीऑर्गेनाइज करना अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को, ये दुनिया शायद नहीं समझ रही थी। असल में सबसे बड़ी गलती जो ईरान के बारे में वेस्टर्न जिम्मेदारों की है, वो ये समझते हैं कि ये मौलवी हैं, सर पे अमामा लगाते हैं, इन्हें क्या मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स का। ये इतनी मजबूती से चल रहे हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक किसी मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री ने इतनी और भी तरक्कियां की हैं, डिफेंस इंडस्ट्री ने जितनी तरक्की ईरान ने की है, इसके बराबर कोई और मुल्क नहीं है जो इंडिजिनस अपना सब कुछ बना रहा है। तो ये बड़ी बात जी, बड़ी बात काज़मी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे। हम 25 साल से चाह कर भी, पूरे हिंदुस्तान का आवाम चाहता था कि हम एक जेट इंजन बनाएं और अपने फाइटर प्लेन, जो हमारे फाइटर प्लेन हैं, चाहे वो LCA हो या एमका जो है नया, इन फाइटर प्लेन्स में हम वो इंजन फिट करें। हम इंजन नहीं बना पाए 25 साल से, लेकिन काज़मी साहब कह रहे हैं कि पिछले 15 या 20 साल में ईरान ने वो तरक्की की है, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी, कि आज अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई, इजराइल बैकफुट पर है, चीन और रूस भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उनके साथ भी आके जुड़ जाए। तो ईरान ने कहीं ना कहीं चमत्कार तो किया है, मतलब जिस तरह से उसने ताकत दिखाई है। और मैं आगे पूछूंगा काज़मी साहब कि ये फतेह मिसाइल पर ही ईरान की दुनिया खत्म हो रही है या ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी, मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं अतर साहब के पास आ रहा हूँ। अतर साहब कई बार ईरान भी गए हैं, उस पूरे जगह को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी जो मिसाइल्स हमने देखी, अभी जो हमला हमने देखा, अभी जो हथियार जो इजराइल पर जो बमबारी कर रहे हैं, ये अभी 20% है ईरान का।
ईरान की जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की वो और कहीं ज्यादा कई कदम आगे है। और अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है या फ्रांस इन्वॉल्व होता है, उसके बाद असली आतिशबाजी हम देखेंगे। अभी तो कुछ पटाखे निकाले हैं, बम तो अभी अलमारी में बंद है। ये बात सही है क्या? क्या फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल इससे भी उम्दा टेक्नोलॉजी है आर्मी की, मिलिट्री की उनके पास? वो इस बात को कहते रहे, वो इस हद तक भी कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम के अलावा भी कुछ ऐसा है जो शायद न्यूक्लियर से भी आगे है। उस तरह की चीजें वो कहते हैं, दावा करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, आपने अब तक तकरीबन ये 18-19 महीने की जंग देखी है। इस जंग में एक तरफ इजराइल को दुनिया भर से हथियार आते हुए देखे, क्या कभी आपने हमास को या हुती अंसारुल्लाह को कहीं से हथियार आते हुए देखे? लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं लगातार। ये इंडिकेट करता है कि ऐसे उनके पास स्टॉक हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के। प्लस सिर्फ स्टॉक नहीं है, पहाड़ों के जरिए एक दूसरे से सुरंगों के जरिए कनेक्ट हुए हुए हैं। मेरा अपना अंदाजा यह है, क्योंकि जब इजराइल एक सरकार है और वो ऐसी सरकार है कि इतना बड़ा ज्योग्राफी भी उनके पास है और उनके पास लड़ाके हैं, उनके पास साइंसदान हैं। देखिए, ईरान और अरब मुल्कों में एक बड़ा फर्क है। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया है। वहां साइंसदान ऐसे पैदा हुए हैं जो इजराइल और अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में भी चीजें उनसे ज्यादा उम्दा किस्म की बना रहे हैं। मुझे याद है, लाऊंगा, अब से तकरीबन 1.5 साल पहले प्रेस टीवी ने एक रिपोर्ट दी थी बाकायदा कि 50 मुल्क हैं कम से कम दुनिया के जो ईरान से या तो हथियार ले रहे हैं या हथियार लेने वालों की कतार में हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया में आर्म्स इंडस्ट्री और वो जो पूरी मंडी वेस्ट के हाथ में है, वो मंडी भी ईरान जो है वो छीन ले, डोमिनेट कर रहा है। एक चीज जानना चाह रहा हूं, जहां तक ईरान और हिंदुस्तान की बात है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ये जो बीच में पाकिस्तान घुस रहा है, पाकिस्तान जो हमदर्द बन रहा है ईरान का। पाकिस्तान एक तरफ चीन के साथ है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ गोद में बैठा है। हमने देखा सीज फायर जिन परिस्थितियों में हुई और ट्रंप ने जिस तरह से बैक किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्या दूर किया जा सकता है? पाकिस्तान इमीडिएट पड़ोसी है उनका और कल्चरली भी नजदीक है, और पाकिस्तान खुद एक तरह से विदेशी पैसे से चलती हुई इकोनॉमी है। तो वो तो सहारा चाहते हैं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें, वो एक अलग एक चीज। भारत और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, रहे, और ईरान चाहता है ताल्लुकात अच्छे रखने। कल्चरली भी उनके यहाँ से इनकलाब के बाद में स्टूडेंट्स वो लोग प्रायोरिटी देते थे कि भारत में पहुंचे, ताकि जो कल्चरल डिफरेंस है यूरोप और ईरान का वो ना हो, और अपने कल्चरली नजदीक मुल्क भारत को मानते थे। लेकिन भारत को ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा ईरान का। क्या ये बात सही नहीं है कि अमेरिका के कहने से भारत ने इंडिया, पाकिस्तान, ईरान गैस पाइपलाइन से हाथ खींचा? क्या ये बात सही नहीं है कि चाबहार में भी उस स्पीड से भारत काम नहीं कर रहा जिस स्पीड से करनी चाहिए थी एग्रीमेंट के तौर पर? ईरान को इस बात की शिकायत है। चाइना, जापान वगैरह अपने काम काफी तेजी से कर रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि हम अमेरिका के कहने पर हम तेल भी बंद कर देते हैं? हमारा भारत इतना बड़ा मुल्क है, हमें अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी हैसियत हमें मालूम होनी चाहिए। हम जहनी तौर पर अगर गुलाम हो जाएंगे तो अपना असर्टिवनेस दिखाना चाहिए। और छोटे छोटे मुल्क, हमने अभी देखा कि भारत के लोग अमेरिका से आते हैं कड़ियों में, बेड़ियों में। कोलंबिया का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं अपना जहाज भेजूंगा, ये हमें बेइज्जत करने का काम ना करें। हमारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और अपने फैसले खुद करने का अगर रवैया बने और ईरान का भरोसा जीतें, तो यकीन जानिए ईरान भारत के बहुत नजदीक आना चाहता है।